बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब फ्रेंड। चलें, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायो 401 की मिड टर्म की ग्रैंड एमसीक्यूज़ फाइल, ठीक है, जिसके लिए मैंने ये करंट पेपर्स और पास पेपर्स में रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ उठाए हैं आपके लिए कि उसकी ये फ़ाइल बनाई है। चलें स्टार्ट करते हैं। वी नीड पहला है वी नीड सैम्पलिंग फॉर डैश पर्पज़। हमें सैम्पलिंग किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए चाहिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इकनॉमी के लिए, सेकंड है स्पीड, थर्ड है एक्यूरेसी, फोर है ऑल ऑफ गिवन। हमें इकोनॉमी के लिए भी चाहिए होता है, स्पीड के लिए भी चाहिए होता है और एक्यूरेसी के भी लिए भी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द गिवन, ठीक है। इसका 4 MCQs आएगा। उसके बाद है सेकंड है इफ़ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन आउटकम। जब एक इवेंट होता है, कंसिस्ट होता है एक ही आउटकम पे, इट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, कम्प्लेक्स इवेंट कहलाता है, सिंपल इवेंट कहलाता है। थर्ड है सिंपल कम्प्लेक्स इवेंट कहलाता है या नन ऑफ गिवन। ये है सिंपल इवेंट, सिर्फ एक ही जो एक आउटकम पर डिपेंड करता हो, कंसिस्ट करता हो, वो क्या होता है, सिंपल इवेंट, ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने थर्ड MCQ की तरफ। टू और मोर इवेंट्स आर said to be dash if the events do not have any outcomes in common। मतलब कि टू और मोर इवेंट्स होते हैं क्या कहलाते हैं, इफ़ द इवेंट्स डू नॉट हैव एनी आउटकम इन कॉमन। उसमें क्या था, एक ही आउटकम पे कंसिस्ट कर रहा था, ठीक है, और ये क्या है कि दोनों सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, जहाँ पे टू इवेंट्स और सेड, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स हो, क्या कहलाते हैं, टू बी क्या कहलाते हैं, इफ़ द इवेंट्स डू नॉट हैव एनी आउटकम्स इन कॉमन, कॉमन आउटकम्स ना हो और दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स हो, क्या कहलाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। उसके बाद हम चौथे पे चलते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज़ नाउन एज, जो मतलब कि फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन की, वो क्या कहलाती है, सैम्पलिंग कहलाती है, डिस्परेशन कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है या नॉन ऑफ गिवन। यहाँ पे आता है सैम्पलिंग। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है। उसके बाद है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज़ आल्सो समटाइम्स कॉल्ड। जब ये दोनों मिलते हैं या किसी टाइम पे ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो क्या कहलाते हैं, विस्कर बॉक्स या बॉक्स विस्कर, बॉक्स प्लॉट या नन ऑफ गिवन। तो इसका सेकंड ऑप्शन है विस्कर, बॉक्स विस्कर, क्या कहलाते हैं, बॉक्स विस्कर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। डैश इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्केल ऑफ मेजरमेंट। क्या चीज़ है जो इंडिपेंडेंट होती है स्केल ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या चीज़ है, वो है कोफिशेंट। वो फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल है, सेकंड कोफिशेंट, ये थर्ड है वेरिएबल कोफिशेंट। ये सेकंड लगा हुआ है लेकिन थर्ड आता है वेरिएबल कोफिशेंट, क्या आता है, वेरिएबल कोफिशेंट आता है, ठीक है। इसका उसके बाद है द लोकेशन पैरामीटर विच हेल्प अस टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा आर कॉल्ड। जबकि एक लोकेशन पैरामीटर है विच हेल्प, जो कि हेल्प करता है डिटरमाइन द पोजीशन, पोजीशन का की पोजीशन को ढूंढने के लिए, ऑफ अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ख़ास ऑब्जर्वेशन की, इन अ डाटा के, वो क्या कहलाती है, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कहलाती है, मेजरमेंट ऑफ चेंज कहलाती है, लोकल पैरामीटर कहलाती है या मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका ए ऑप्शन आता है मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। उसके बाद आते हैं हम अपने 8 क्वेश्चन की तरफ। इन एन एरे द क्वालिटीज़ आर डैश। मतलब इन अरे में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, डैश कट पॉइंट्स, जिनके जो कट पॉइंट्स होते हैं, दैट डिवाइड्स द वैल्यू इनटू 4 इक्वल पार्ट। जब 4 इक्वल पार्ट्स में होते हैं तो हर क्वालिटीज़ एक एरे कितने का होगा, 1.3 का, कितने का होगा, 1.3 का, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट MCQ है 1.3, तो ये इसका फर्स्ट ही आएगा। उसके बाद आता है द रेंज ऑफ अ लिस्ट इज़, लिस्ट की जो रेंज है डैश हो, अगर एक लिस्ट की रेंज डैश हो, इफ़ अगर एंड ओनली इफ़ ऑल द डाटा पॉइंट्स, जो डाटा के ऑल पॉइंट्स हैं इन द लिस्ट आर डैश। मतलब कि रेंज कब लिस्ट की क्या होगी, जब सारे पॉइंट्स क्या होंगे। यहाँ पे MCQs है, देखिए अगर ज़ीरो होगी तो सारे अनइक्वल होंगे, नहीं। उसके बाद आते हैं उसके बाद 1 होगी तो अनइक्वल होंगे, नहीं। जब 1 होगी तो इक्वल होंगे। जब लिस्ट की रेंज क्या होगी, 1 होगी, तो सारे डाटा पॉइंट्स क्या लिस्ट के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी नहीं सही। जब ज़ीरो होगी
जब रेंज ऑफ लिस्ट ज़ीरो होगी और सारे डाटा पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये राइट ऑप्शन है, डी इसका राइट ऑप्शन है। द मीन एंड द मीडियंस आर स्पेशल केस ऑफ फैमिली ऑफ पैरामीटर नाउन एज, मतलब कि मीन और मीडियन जो होते हैं स्पेशल केसेस होते हैं फैमिली के, वो क्या कहलाते हैं, लोकल पैरामीटर कहलाते हैं, नॉन लोकल पैरामीटर कहलाते हैं, मोबाइल पैरामीटर, रिस्क पैरामीटर, ऐसे कहलाते हैं लोकल पैरामीटर्स, क्या कहलाते हैं, लोकल पैरामीटर्स। आगे 11 क्वेश्चन, एन एग्रीगेटिव ऑफ इंटेंटिटीज फॉर विच वी हैव एन इंटरेस्ट एट अ पार्टिकुलर टाइम, जबकि एक एग्रीगेंट होती है इंटेंटिटीज की फॉर विच, जो कि वी हैव एन इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट रखते हैं एट अ पार्टिकुलर टाइम में इंटरेस्ट लेते हैं, वो क्या होता है, एग्रीगेटिव इंटिटीज वो क्या कहलाती हैं, सैम्पल कहलाती हैं, मीन कहलाती हैं, डाटा कहलाती हैं, या पॉपुलेशन। तो वह एग्रीगेटिव इंटिटीज क्या कहलाती हैं, पॉपुलेशन कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, पॉपुलेशन कहलाती हैं। उसके बाद 12 MCQs की तरफ आते हैं। विच वन इज़ नोट द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिज़ाइंस, वो क्या होती है, नॉन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर होती है, या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। तो देखिए उन्होंने पूछा है विच इज़ नोट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन, प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग डिज़ाइन नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसमें थोड़ी मिस्टेक्स थी, मैंने इनको राइट किया। उसके बाद आते हैं 13 MCQs, डैश इज़ द हाइपोथेसिस दैट इज़ बिलीव्ड टू बी ट्रू, कौन से हाइपोथेसिस होते हैं जिस पर यकीन किया जा सकता है कि वो ठीक है बाय द रिसर्चर के मुताबिक। नल हाइपोथेसिस होते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं, रिजेक्टेड हाइपोथेसिस होते हैं, या नन ऑफ दिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होते हैं उन पे हम बिलीव कर सकते हैं, ट्रूली बिल्कुल सही बिलीव कर सकते हैं बाय द रिसर्चर के मुताबिक हम पूरा बिलीव कर सकते हैं किसके ऊपर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, quantities are the more robust and less suspectable than dash if there are outlying observation in data। quantities जो है more robust और less suspect होती है then dash कब होती है, if there, अगर यहाँ are the outlying observation of data, जो उसके outline होती है वो observation data होती है, मतलब डाटा की जो आउटलाइन है वो ऑब्जर्वेशन में हो, तो क्या कहलाती है, मीन, वो कहते हैं मीन होती है। क्वांटिटीज आर मोर रोबस्ट और लेस रेस्पिकेटिव देन मीन, मीन इफ देयर आर आउटलाइन, वो मीन होती है आउटलाइन ऑब्जर्वेशन डाटा, जबकि उसके डाटा ऑब्जर्वेशन में हो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 में, सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स में डिफर इन ईच स्टेट, इन ईच स्टेट में क्या होता है, सैम्पलिंग डिफरेंट होती है, तो उसका क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है, द मीन वैल्यू ऑफ 115 है, 111 है, 110 है, 119 है, 117, 121 एंड 126 इज़, ये हम मीन निकालते हैं, इनको सबको कलेक्ट करते हैं और जो मीन वैल्यू होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, जो मीन वैल्यू इसकी क्या आएगी, 118 होगा, क्या आएगी, 118 होगी। इसका मीन की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से, और मोस्टली MCQs इसी बेस पे दिए हुए हैं, मीन की वैल्यू निकालना, ठीक है। इसका 118 आएगा, बाकी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने इसको किया कंफर्म, इसका 118 ही आता है। 17 आगे 17 क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आर, जो कॉमनली यूज़ होता है मेजरमेंट के लिए सेंट्रल टेंडेंसी, जो कॉमनली यूज्ड वो क्या होती है, मीन, मोड या मीडियन। हम देखिए मीन भी यूज़ करते हैं, मोड भी और मीडियन भी, तो इसका क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 18 क्वेश्चन पे आते हैं आगे, पर उसका ये कहता है, प्रोसीडर फॉर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग एस्पेक्ट, मतलब कि जो प्रोसीडर होते हैं फॉर द सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के इंक्लूड्स होते हैं फॉलोइंग, सारे इंक्लूड होते हैं एस्पेक्ट, यानी इसके अलावा, किसके अलावा, इनमें से MCQs है, नंबर यूनिट्स इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to n, ये तो यूज़ होता है। आगे है, डिसाइड ऑन द n दैट यू वांट और नीड, n ओवर n इज इक्वल टू k इज इंटरवल साइज, ये भी यूज़ होता है। 4 है, रैंडमली सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 0 to k, तो इसका 4 ऑप्शन आता है, रैंडमली सेलेक्ट
नंबर फ्रॉम 0 to k। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश इज़ नाउन एज फादर ऑफ मॉडर्न स्टेटिकल साइंस। जो फादर ऑफ मॉडर्न स्टेटिकल साइंस को किसको कहते हैं? सर रोलैंड ए फिशर। किसको कहते हैं? सर रोलैंड ए फिशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट फाइल्स में भी, करंट पेपर में भी ये बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यूज है, ठीक है। इस तरह के जो एमसीक्यूज है वो मोस्टली आप लोग किया करें, उसको चेक किया करें। उसके बाद है 20 क्वेश्चन है, वन ऑफ द एयरलिस्ट नाउन डायमोग्राफिक बायोस्टेटिक स्टडी वाज कंडक्ट बाय। मतलब जो एयरलिस्ट नाउन डायमोग्राफिक यानी बायोस्टेटिक की जो स्टडी है वाज कंडक्ट बाय, किसने कंडक्ट की थी? जोहन ग्रांट ने। किसने की थी? जोहन ग्रांट ने की थी। उसके बाद आते हैं, वी नीड सैम्पलिंग फॉर डैश पर्पस। हम सैम्पलिंग किसके लिए करते हैं? फॉर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए और एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है इसके ऊपर, ये देखें यहाँ पे। ए का स्पीड है, स्पीड के लिए भी हम यूज़ करते हैं, इकोनॉमी के लिए भी यूज़ करते हैं, एक्यूरेसी के लिए भी है। तो इसका क्या आएगा? ऑल आएगा। वी नीड सैम्पलिंग फॉर पर्पस। हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इकोनॉमी के लिए भी, एक्यूरेसी के लिए भी और स्पीड के लिए भी। तो ये क्या आएगा? ऑल आएगा यहाँ पे। अगर 22 एमसीक्यूज है, इफ़ वी विश टू चेक द बीपी। हमारी विश हो कि हम बीपी चेक करें। वैल्यू ऑफ द सम पेशेंट्स, मतलब किसी पेशेंट की वैल्यू इन हॉस्पिटल में हम मतलब कि बीपी चेक करते हैं सम पेशेंट की, तो उसकी वैल्यू, देन ऑल पेशेंट्स एडमिट इन हॉस्पिटल्स आर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो मतलब कि उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सारे जो पेशेंट हैं वो एडमिट हॉस्पिटल में वो करेंगे, तो वो क्या होता है? वो डाटा हम क्या कलेक्ट करें? हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स को वो सेलेक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे लिए डाटा होते हैं। और इसका क्या ऑप्शन आता है? राइट। तो डाटा, इफ़ वी चेक कौन सी वैल्यू है? डाटा वैल्यू होंगी, ठीक है। उसके बाद 23 आता है, कॉमनली यूज्ड मैयर टू सेंट्रल टेंडेंसी इज आर। मतलब कॉमनली यूज़ होती है मैयर के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी यूज़ होती है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए है मोड, बी है मीन, 3 है मीडियन। ये तीनों यूज़ होती हैं। पहले ऊपर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये रिपीट है, तो इसका क्या आता है? ऑल। वही इन एन सी एन रिप्रेजेंट, इन एन सी जो एन है ना, एन सी एन, ये हमने फॉर्मूला देखा है। एन रिप्रेजेंट, एन किसको रिप्रेजेंट करता है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ऑफ एन फ्रॉम एन, नहीं, इसका ये नहीं आता है। इसका बी ऑप्शन है, द नंबर ऑफ कार्स इन द सैम्पलिंग फ्रेम। इसका यही आता है, द नंबर ऑफ कार्स इज इन सैम्पलिंग फ्रेम। इसका सेकंड ऑप्शन आता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में सबसेट्स को होता है वो स्मॉल एन उसको जाहिर करता है। कॉम्बिनेशंस के जो सबसेट्स होते हैं उसको स्मॉल एन जाहिर करता है। द नंबर ऑफ द कार्स इज इन द सैम्पलिंग फ्रेम, जो नंबर होते हैं जो काज करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम में, वजह बनते हैं सैम्पलिंग फ्रेम की, वो क्या होते हैं? एन। उनको किससे जाहिर करते हैं? एन से जाहिर करते हैं। द सैम्पलिंग फ्रैक्शन, ये भी नहीं आता। आ गया 25। 25, द पॉपुलेशन इज द कलेक्शन इज पॉसिबल एंटिटीज विच इज डिस्क्राइब्ड बाय डैश। मतलब जो पॉपुलेशन की कलेक्शन है ऑफ ऑल पॉसिबल एंटिटीज़ विच इज़ डिस्क्राइब, जो ऑल पॉसिबल वो होती हैं, वो किसको जाहिर करती हैं? कलेक्शन पैरामीटर कौन करता है? पॉपुलेशन की जो कलेक्शन होती है ऑल पॉसिबल एंटिटीज़ विच डिस्क्राइब बाय, जो उसके ऑल पॉसिबल एंटिटीज़ है वो कौन डिस्क्राइब करता है? पैरामीटर्स। कौन करता है? पैरामीटर्स, ठीक है। इसका क्या आता है? पैरामीटर्स आता है। उसके बाद 26 आता है, सैम्पलिंग इज़ कॉमनली नाउन एज अनसिस्टमेटिक। जो सैम्पलिंग है वो डैश सैम्पलिंग, कौन सी सैम्पलिंग है जो कॉमनली नाउन एज, जो आमतौर पर जानी जाती है? अनसिस्टमेटिक जानी जाती है, एक्सीडेंटल और ओपरनिस्टिक सैम्पलिंग कौन सी जानी जाती है? सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहली उन्होंने दिया है कोटा सैम्पलिंग, दूसरा है कोवियंस सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसका आता है कोवियंस, यानी बी ऑप्शन आएगा इसका। कोवियंस सैम्पलिंग वो ऐसी होती है कॉमनली, हम उसको क्या कहते हैं? अनसिस्टमेटिक है, ठीक है। उसके बाद आता है 27 है, डिस्क्रीट वेरिएबल इज। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है? सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए एमसीक्यूज है, ये हमारा 27 है। द नंबर ऑफ द डेली एडमिशन इन अ हॉस्पिटल। देखें वेरिएबल जो हम क्या है, हम उसको काउंट ना कर सकें डेली के, मतलब जिसकी कोई नंबरिंग ना हो। अब देखें डेली कितने स्टूडेंट आती है, हम उनको डिस्क्रीट मतलब उसको वेरिएबल है वो गिने जा सकते हैं। आगे उन्होंने दिया
कन्फर्मेशन, स्कल कन्फर्मेंस, ये हम नहीं गिन सकते। हाइट कितनी बढ़ रही है, कितनी एक दिन में, ये हम काउंट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि आज हमारी इतनी बढ़ी है तो कल इतनी बढ़ेगी या नहीं। वेट भी इसी हिसाब से, आज देखें हाइट हम बचपन छोटे होते फिर बड़े हमारे कद एक जितने नहीं होते, ना ही हमारी हाइट और इसी तरह वेट भी नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ नंबर ऑफ़ डेली एडमिशन्स इन हॉस्पिटल ये आएगा। डेली जो मतलब हॉस्पिटल में जो एडमिशन होते हैं पेशेंट्स के, वो तो हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। क्या इफेक्टिव होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन है मूड, सेकंड है मीन, थर्ड है ऑल या मेडिशन। तो मीन इज़ इफेक्टिव एक्सट्रीम वैल्यू, सारी वैल्यू पे कौन इफेक्ट होता है, मीन इफेक्ट होता है। उसके बाद द एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा इज, डाटा की एवरेज वैल्यू कौन निकालता है, 29 वाले एमसीक्यू से। द एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड, एवरेज वैल्यू जो डाटा की वो क्या कहलाती है, सिलेक्ट ऑप्शन मूड, मीन या स्टैंडर्ड। ये तो कॉमन सी बात है, हम जब मीन निकालते हैं तो उसकी एवरेज लेते हैं। एवरेज वैल्यू होती है, क्या होती है, मीन होती है, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकल आती है, उसको क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा इज मीन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 30 क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सैम्पलिंग रेफर टू आइडेंटिफाइंग समवन। जो मतलब कि डैश टाइप सैम्पलिंग, ऐसी कौन सी सैम्पलिंग होती है, रेफर द आइडेंटिफाई समवन, जो आइडेंटिफाइंग करती है समवन को, हु मीट्स, जो किसी को, हु मीट्स जो मिलता है क्राइटेरिया से फॉर इंक्लूजन ऑफ द स्टडी इन द स्टडी। स्टडी में इंक्लूजन क्राइटेरिया से मिलता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, कौन सा सैंपल होता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग ये है, बी है प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग, उसके बाद आता है सवाल सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इसका आता है सी ऑप्शन, सवाल सैम्पलिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना, और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।